Okay, good morning everyone. I hope you can see the screen and you can hear me as well. Yeah. Okay. Hmm. So, कैसे हो आप लोग? How are you? Doing great. Okay. See, fine. Let us move ahead. Was there some homework given to you guys? कुछ homework दिया गया था आप लोगों को? Hello. Please respond in the chat box. कुछ homework दिया गया था? क्या दिया गया था? एक बार जरा बता देना मुझे. Intex exercise 6.6 1 to 5 वो तो हो गया होगा ना? 1 to 5 में 5 छोड़ दो. इंटेक्स एक्सरसाइज 6 में 1 to 5 में 5 छोड़ दो, वो कोर्स में अभी नहीं है. एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, वो तो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है. एडियाबैटिक वो तो नहीं होगा. 1 to 4 में किसी को डाउट है? इंटेक्स एक्सरसाइज 6 में 1 to 4 में किसी को डाउट है? नहीं. तो ठीक है, एक्सरसाइज 1 की बात कर लेते हैं सीधा. एक्सरसाइज 1 में कहां से दिया था? 51 से 59. ठीक है. ठीक है, बताओ इसमें कहां किसी को डाउट है? कहां पे? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड. 59, 51 से 59 में 51 से 54 तक किसी को डाउट नहीं है? 56. ओके, 56 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. इफ V is the volume of 1 mole of gas, then van der Waals constant is. देखो, वॉल्यूम 1 मोल मॉलिक्यूल का दिया है V, तो Vm जो है वो वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल है. दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल. ठीक है. तो हमने पढ़ा तो था सलोनी, एक चीज हमने पढ़ी थी ना, B is 4 Vm into Na. याद आ रहा है? ये 4 V into Na आ जाएगा. इज दैट क्लियर सलोनी? सलोनी, is that clear or not? Okay, fine. नेक्स्ट बताइए. नेक्स्ट. एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज है, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ. फाइन. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59. 59 क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार. व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 0.02 मोल ऑफ वान डेर वाल्स गैस प्रेशर ऑफ 1.1 atm. देखो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल 0.02 दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, और प्रेशर दे रखा है आपको 0.1 atm. प्रेशर दे रखा है 0.1 atm. गिवन है RT इज इक्वल टू 20 लीटर atm पर मोल, एंड A आपको दे रखा है 1000 atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. ठीक है. अब आपको करना क्या है? व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है. तो देखो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है बताओ? पीवी अपॉन एनआरटी, राइट एवरीबॉडी? पीवी अपॉन एनआरटी होता है ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. ए अपने को निकालना है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. अब इसमें क्या लिखा है कि what is the compression one dot pressure, assume that the, अच्छा, assume that size of molecules is negligible. ये नहीं, इसका मतलब क्या होगा? P plus an square by b square v minus nb is equal to nrt. तो हमें ये मानना है ना कि nb 0 है. Guys, are we clear on this? Size of molecules negligible है, इसका मतलब हमें nb 0 मानना है ना. ये बात आपको चमक रही है? ओके.
तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यू कैन राइट PV प्लस AN स्क्वायर बाई V इज इक्वल टू NRT। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना यहाँ पे? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई यदि करें तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में पीवी कितना दे रखा है? पीवी नहीं दे रखा। ओके, पीवी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एनआरटीवी, एनआरटी इंटू वी। तो अब ये कुछ इक्वेशन बनने लग रहा है एवरीडे, ये कुछ इक्वेशन टाइप बन रहा है, देख लो। पी आपको दे रखा है, पी आपको दे रखा है 0.1, 0.1 वी स्क्वायर बन गया। ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है 1000, एन आपको दे रखा है 0.02 स्क्वायर, फिर इसका 0.02, आर इंटू टी दे रखा है 20 और इंटू वी। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इक्वेशन बन गया वी के टर्म्स में एवरीडी? एक इक्वेशन बन गया वी के टर्म्स में। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो कैन वी गाइस सॉल्व दिस नाउ? कैन वी सॉल्व दिस? इसको सॉल्व करना होगा, इससे अपने को v निकल जाएगा, v निकल जाएगा, सॉल्व फॉर v। और अपने को पता ही है z क्या होता है, pv अपॉन nrt होता है, राइट? तो p इंटू वी आ जाएगा, nrt तो दिया ही अपने को, हो जाएगा काम खत्म। और क्या? ठीक है एवरीवन, क्लियर ऑन दिस? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम? ओके, हाँ आज तो खत्म हो जाएगा ना। अरे एक्चुअली तुम्हारा लेसन खत्म ही हो गया है, वीरियल इक्वेशन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है एवरीबॉडी? वीरियल इक्वेशन जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो एक्चुअली में जो तुम्हारा अब तक हुआ है ना लिक्विफिकेशन तक, क्वेश्चन तो उसी से आता है। वीरियल इक्वेशन जो है ना, उससे क्वेश्चन आता नहीं है ज्यादा। तुम्हारा लेसन खत्म ही है एक तरह से, सिलेबस जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हो गया है। फाइन, आगे बढ़ जाएं एवरीबॉडी, आगे बढ़ जाएं। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दैट इज वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस के लिए वीरियल इक्वेशन हमें लिखनी है। अब देखो वीरियल इक्वेशन में करते क्या, पहले तो ये समझते हैं। देखो अपने पास है पी एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, मतलब वॉन्डर वाल इक्वेशन, v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ यदि अपन n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, राइट? यदि अपन n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हमें यहाँ तक बात तो समझ में आ रही है? अब देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू v 1 माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इज इट क्लियर? ऐसा लिख सकते हैं? सो सी दिस इज जस्ट द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हमें क्या मिलेगा? pv प्लस a बाई v इंटू 1 माइनस b बाई v इज इक्वल टू आर टी। ऐसा क्यों करते हैं, आई टेल यू। पहले ये लिख लो, राइट इट डाउन। रिटर्न एवरीवन।
डन, अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके ठीक है, रुक जाते हैं पार्थ, नो टेंशन नो स्ट्रेस। अब हो गया। ओके सी, तो बेसिकली ये अपना एक रिलेशन बना। अच्छा, मैथ में बाइनोमियल पढ़ा है आप लोगों ने अभी तक? तब तो आसान हो जाएगा, बाइनोमियल से एक्सपैंड कर देते हैं इसको। तो ये आ जाता है आर टी 1 - b/v की पावर -1। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करेंगे हम तो। मैथ्स में आपने बाइनोमियल तो पढ़ ही रखा है, तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो स्क्रॉल कर लूं मैं नीचे थोड़ा सा। तो अब देखो ये कैसा आ जाएगा। पीवी प्लस 1/AV इज इक्वल टू आर टी, ये क्या आएगा 1 - b/v। ठीक है ना, 1 + b/v प्लस b² / v², इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अब लिखो pv/rt प्लस a/v/rt, क्योंकि हमको z निकालना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू rt/rt इज इक्वल टू 1 + b/v प्लस b²/v², इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब जरा देखो क्या मिला, z इज इक्वल टू 1, पहले यहाँ ऐसे ही लिख देते, रुक जाओ, z प्लस a/v/rt इज इक्वल टू 1 + b/v प्लस b²/v², इस तरह से चलता जाएगा। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो अब जरा देखो क्या बनता है ये, z इज इक्वल टू 1 प्लस 1/v। ठीक है, b - a/rt प्लस, देखो क्या बनता है, b²/v² प्लस, ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा, b³ / v³, इस तरह से चलता रहेगा। तो अब जरा देखो, ये हमें लिख दिया किस तरह से, z को अब इस तरह से लिखें यदि, तो अब ऐसा लिखते हैं इसको 1 + b/v प्लस c/v² प्लस d/v³ तो अब ये जो कोफिशिएंट्स है ना, जहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह पे a भी लिखते हैं, जैसे a + b, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स देखोगे तो a इज इक्वल टू 1, b क्या आएगा, ये आएगा b - a/rt, c क्या आएगा, c आएगा b²। तो इन कोफिशिएंट्स को क्या बोलते हैं पता है, दीज आर कॉल्ड वीरियल कोफिशिएंट्स। इनको हम बोलते हैं वेरियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये एक बार लिख लो। डन एवरीवन, वेरियल कोफिशिएंट लिख लिया सबने? ओके, वेरियल कोफिशिएंट्स आप लोगों ने लिख लिया। तो अब ये बताओ, ये वाला टर्म जो है 1 + 1/v b - a/rt प्लस b²/v², इस तरह से चलता जाएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये वाला टर्म 1 कब होगा बताओ? फॉर आइडियल बिहेवियर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइडियल बिहेवियर के लिए z शुड बी 1। इज दैट क्लियर? Saloni, do you want to write it or you have written it?
डन एवरीवन, आगे बढ़ सकते हैं guys, please respond in the chat box. Can we move ahead now? ओके, तो अब देखो आइडियल बिहेवियर के लिए होना क्या चाहिए, ये Z1 होना चाहिए। और तुम्हें नहीं लगता ये सारे टर्म्स तो ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, क्योंकि B खुद बहुत छोटा होता है और वॉल्यूम गैस का बहुत ज्यादा होता है, तो ये सारे टर्म का कोई यूज है नहीं, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, ये समझ में आ रहा है, ये वाले टर्म्स उतने कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम तो गैस का ज्यादा ही होता है, तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाले टर्म बी क्यूब बाई बी क्यूब उतने जीरो नहीं है। जो टर्म थोड़ी सी मैटर करती है, इंपॉर्टेंस है, वही है ये सेकेंड वाला टर्म। ये समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? जो टर्म थोड़ी मैटर कर रही है वो है सेकेंड वाला टर्म। तो अब वॉल्यूम तो जीरो है नहीं, तो अब होना क्या चाहिए, यदि बी यानी कि सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट, यदि सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट जीरो हो जाए, ठीक है एवरीबॉडी, सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट यदि हो जाए जीरो, तो तुम्हें नहीं लगता है वैल्यू ऑफ जेड विल बिकम वन? लिखा नहीं था क्या सलोनी? राइट डाउन देन, डू यू वांट मी टू स्क्रॉल अप? ओके, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि यदि सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो Z1 होगा, इज दैट क्लियर? यदि सेकेंड वेरियल कोफिशिएंट जीरो हो गया तो Z1 हो जाएगा, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो अब जरा सोचो, यदि b माइनस ए बाई आर टी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये इसका रियल गैस कैसा बिहेवियर थोड़ी रहेगा, तो इसका दिखेगा आइडियल बिहेवियर, ठीक है? यानी हम निकालें टी बी तो ये आता है ए बाई आर बी, यानी वो टेम्परेचर जिस पे ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा वो है ए बाई आर बी। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर एट विच एन रियल गैस शोज आइडियल बिहेवियर। समझ में आ रहा है? इस टेम्परेचर पे Z1 हो जाएगा, ठीक है, इस टेम्परेचर पे Z1 हो जाएगा तो आइडियल बिहेवियर ऑब्वियसली आएगा। सो इट इज द टेम्परेचर at which a real gas shows ideal behavior. Is that clear? Okay, then write it down. और ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा या सेम होगा? देखो ए बाई आर बी तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है ना, सो डोंट यू थिंक इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस? राइट, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। Written everyone? ओके, तो ये तो हो गया, क्या हो गया, ये बॉयल टेम्परेचर हो गया, लिख लिया सबने? ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बॉयल टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है? वीरियल मतलब बेसिकली वीरियल इक्वेशन का यही मतलब था, हम बॉयल्स टेम्परेचर निकालना चाहते हैं, इससे ज्यादा इसका कोई यूज था नहीं। समझ में आ रहा है वीरियल इक्वेशन को इस तरह से हमने क्यों लिखा? एवरीबॉडी, ये बात समझ में आया, ताकि हम पता कर सकें कि ये किस टेम्परेचर पे आइडल की तरह बिहेव करेगा, इससे ज्यादा इसका कोई यूज है नहीं, ठीक है? सो दिस टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस
and it is different for different gases. ठीक है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। सिर्फ b को 0 क्यों किया है भावेश? एक्चुअली में रीजन हमने देखा ना, z इज 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी इंटू 1 बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब। ये वाले टर्म्स उतने जीरो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि मान लो वॉल्यूम 10 लीटर है तो वी स्क्वायर कितना आएगा, 100 आएगा, और बी खुद बहुत छोटा होता है ना, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है। तो सिर्फ ये वाला टर्म ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो यदि ये वाला टर्म जीरो हो गया तो z हो जाएगा 1, तो z 1 हो जाएगा तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा रियल गैस। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 6 की। क्वेश्चन नंबर 1 करो। अरे ये तो वही पूछ रहा है भाई, नहीं नहीं, तो आसान है ना ये तो। एवरीडे इसका आंसर क्या होगा, डी होगा ना। स्क्रोल अप लिखना है क्या, लिखो। डन। ओके, इंटेक्स एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन हो गया। 1 का आंसर आ गया ना सबका, डी। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 60। क्या है आंसर इसका, तो इजी है ना, बी होगा। 60 का आंसर तो बी होगा, ये तो इजी है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है कि हमारा मतलब बेसिकली गैस स्टेट टॉपिक तो खत्म हो गया है। कुछ चीजें और भी हैं जो कि सिलेबस में नहीं है, पढ़ना चाहोगे, बट कई जगह बुक्स में दी रहती हैं। इंटेक्स एक्सरसाइज 6 में 10th में डाउट है, एक से पूछो। श्रेयस, आई विल कम टू योर पॉइंट। इंटेक्स एक्सरसाइज 10th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंटेक्स एक्सरसाइज में, वेट ऑफ 112 ml। देखो 112 ml कितना लीटर होता है, 0.112 लीटर होता है। इसको 22.4 से डिवाइड करो, क्या आएगा बताओ। ये 1/200 आएगा ना। इज दैट क्लियर? किसने, सलोनी पूछा था ना। तो तुम्हारे पास मोल्स कितने हैं, 1/200। ये बात सही है, समझ में आ रहा है सलोनी? सलोनी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ओके, तो मास देखो, अब तुम्हारे पास O2 लिक्विड है, सॉरी O2 गैस है, जिसको तुमने कन्वर्ट कर दिया O2 लिक्विड में, तो मास इसका चेंज होगा क्या? मास तो कांस्टेंट रहेगा, मोल्स भी उतने ही रहेंगे ना। तो मोल्स ऑफ O2
लिक्विड कितने बनेंगे? ये भी 1/200 ही बनेंगे। तो मास क्या होगा? 1/200 इंटू मोलर मास, यानी 16/100, तो ये आएगा 0.16। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, फिफ्थ भी डाउट है, लिखना है क्या? डू वांट टू राइट दिस सलूनी? सलोनी, do you want to write this? Please respond in the chat box. Saloni. Okay. Now coming to question number 5. देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ना अपने कोर्स में है ही नहीं, सबसे पहली चीज तो ये, अभी वो मतलब थर्मोडायनेमिक्स में है, इस चैप्टर में नहीं है। तो क्या करें बताओ? अभी तो नहीं कर सकते ना इसको। एडियाबैटिक प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं? देखो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट नहीं होता ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर। क्लियर है? इट इज दैट प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस। फाइन। तो इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस तो उसको हम एडियाबैटिक बोलते हैं। तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम करना। तो बेसिकली वो अलग ही चीज है। एडिया देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताना पड़ेगा उसके लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताऊं? क्योंकि क्या हीट कैसे कम होता है वो तो वैसे तभी समझ में आएगा तुमको, तो अलग ही टॉपिक चला जाएगा पूरा। वो तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आएगा वो, तो उसमें ही पढ़ेंगे तो बेहतर है। नया चैप्टर है ना थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ, कुछ चीजें हैं देखो जो कोर्स में, वो भी कोर्स में नहीं है अभी। क्या पूछ रहे हो? यूटेक्टिक पॉइंट। देखो यूटेक्टिक पॉइंट जो है ना बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हो गया, जब भी जैसे कि टू फेज सिस्टम समझ रहे हो, जहां पे दोनों दो फेज एक साथ एग्जिस्ट करें, उसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, फ्यूजिंग पॉइंट पे दो फेज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी वो कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्रिटिकल जैसा है। नेक्स्ट अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। बट रुको अभी, सी एन आइडियल गैस कैन, पहले कुछ चीजें हैं देखो, ये चीजें कोर्स में नहीं है बट हम एक बार सिर्फ नाम जान जाएंगे। इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है इसको लिखते हैं टी आई, इट इज 2 times बॉइल्ड टेम्परेचर, इट इज 2a/RB। अब देखो पूछोगे इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है? देखो ये वो टेम्परेचर है, इट इज द टेम्परेचर at which a real gas does not show Joule Thomson effect।
ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे एक रियल गैस जो है वो जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करता। अब तुम पूछोगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, तो जूल थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कराए थे, वो कोर्स में नहीं है, बट इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला होता है। समझाना भी मुश्किल होगा क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स में जाएगा फिर। ये बस ये फॉर्मूला याद रखो कि 2a/RB होता है। कोर्स में अब तक जितना हमने पढ़ा था वही है प्रॉपर, नहीं है सिलेबस में ही, बट कुछ बुक्स में इसके बारे में दिया रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रिटर्न एवरी रिटर्न एक और होता है तरीका, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, ये भी कोर्स में नहीं है, पढ़ना है क्या, बट कुछ बुक्स में दिया रहता है। ठीक है, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग, या इसका कोर्स में तो नहीं है भाई, क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे एडवांस में, ये तो पक्का है, बट बुक्स में कई जगह पे रहता है, जैसे एन अवस्थी वगैरह में देखो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट भी रहता है। ट्रिपल पॉइंट जो तुम इसमें पढ़ोगे क्लास 12 में, ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे तीनों स्टेट जो होते हैं ना, वाटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो साथ में एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है बेसिकली, जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, ड्रॉ लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स की। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें, लो कर दिया। डन, ओके। हाँ, वो करा रहे हैं सिद्धेश, डोंट वरी अबाउट इट, अभी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन हम लोग, टेंशन मत लो, अभी अपने पास टाइम है ना इस लेक्चर में। तो अभी देखो क्या है कि लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स क्या है, जैसे एक होता है रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको लिखते हैं पी आर, पी रिड्यूस्ड। ये कैसा तरीका है, इसको हम लिखते हैं गिवन प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पीसी। समझ में आ रहा है, गिवन प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पीसी के टर्म्स में। ये एक तरीका है लिखने का, जिसमें प्रेशर हो जाएगा पी रिड्यूस इंटू पीसी, मतलब जो भी तुम्हारा इक्वेशन बन रहा है ना, जो इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। इसको अपन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स एंड दीज रिड्यूस्ड पैरामीटर्स, तो P रिड्यूस्ड ऐसे लिख दिया, ये लिखने का तरीका है बस। ठीक है, T रिड्यूस्ड ऐसे लिखेंगे T बाई टी सी, पीसी इज क्रिटिकल प्रेशर भैया, क्रिटिकल प्रेशर नहीं समझ में आ रहा है, and V reduced, we can write V reduced is equal to V by VC, तो V क्या आएगा, V reduced into VC। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? ओके, तो अब करना क्या है, ये जो इक्वेशन है इसको इसके टर्म्स में लिखना है, P reduced into PC प्लस A by V reduced का स्क्वायर इंटू VC का स्क्वायर। ठीक है, प्लस B जो कि फिर से आ जाएगा, V फिर से आ जाएगा क्या, V reduced into VC माइनस बी इज इक्वल टू टी, क्या आएगा, इन टी आ जाएगा तुम्हारा टी रिड्यूस्ड इनटू टीसी। इज दैट क्लियर? तो अब इसको मॉडिफाई करते रहो, और क्या लिखना है, पहले लिख लो इसको, राइट वन एवरीवन।
लिख रहे हो आप लोग? एवरीबॉडी आर यू राइटिंग? ओके, तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। पी रिड्यूस्ड, पीसी क्या होता है? जो वेट करूं, ठीक है। किस पे एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, ये तो बता दो, किस पे क्वेश्चंस करवाते हैं आयुष? कौन से टॉपिक? ये टॉपिक लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के, इस पे क्वेश्चन कराने का कोई खास यूज नहीं है। डायरेक्टली तुमसे पूछेगा रिड्यूस क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन दूसरे टॉपिक्स पे करेंगे। रुक तो जाओ, पहले इसको कर लेना। मतलब बेसिकली कुछ बुक्स में रहता है इसलिए थ्योरी करा दे रहे हैं, क्योंकि अपने पास टाइम भी है ना आज। पीसी आ जाएगा a/27 b² और ये आ जाएगा v रिड्यूस का स्क्वायर इंटू VC 9b² आ गया, और ये आएगा 3b माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? अरे बताएंगे भैया, रुक तो जाओ, तुम बहुत जल्दी में रहते हो श्रेयस। रुक तो जाओ, मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, टेल यू। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें कॉमन मिल जाएगा a/9b² निकला कॉमन 9b। देखो PR/1 मिल गया ये। और देखो यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ तुम्हें मिल रहा है 1/VR²। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ से भी तुम कॉमन निकाल सकते हो b, यहाँ से तुम कॉमन निकाल सकते हो V3b, ऐसा हाँ VR भी है, तो ये VR-1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से तुम b निकाल सकते हो, और यहाँ से तुम r कैंसिल कर सकते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 8/27b इंटू 8TR। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या ऑलरेडी? कुछ कैंसिल हो रहा है? a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे a से, ठीक है। ये b यहाँ से कैंसिल होकर b बचेगा, और ये इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर इधर तुम्हें 3 मिल जाएगा। तो तुम्हें क्या मिला? PR+1/VR² इज इक्वल टू VR-1 इंटू 8TR/3। कोई दिक्कत है? ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर है ना? तो इसको लिख लो पहले। डन। ओके, तो इसको थोड़ा और यदि मॉडिफाई करें हम एवरीबॉडी, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो मतलब और मॉडिफाई करने की जरूरत है वैसे, बट PR 3 विल ऑल्सो कम। कहाँ पे 3 PR? ओके, PR/3, ये PR/3 आएगा, राइट? PR/3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3VR-1 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ 3VR-1 आएगा, ठीक है। ठीक है, अब तो ठीक है ना, अभी भी डाउट है? तो अब एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो 8R आ जाएगा डायरेक्टली। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है,
आयुष क्या बोल रहे हो, नहीं है क्लियर? ओके, तो अब तुम्हें इक्वेशन क्या मिल गया, अब तुम्हें मिल जाएगा पी आर प्लस 3/VR², ठीक है ना, 3VR-1 इज इक्वल टू 8TR। सो एवरीथिंग इज इन रिड्यूस्ड पैरामीटर। तो अब देखो इसका यूज क्या है, मान लो तुम दो गैस ले रहे हो, ये लिख लो पहले तो सब लोग। डन एवरीवन? अब देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट, फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, it can be stated, it can be stated that two real gases, two real gases having same number of moles, having same number of moles are at same reduced, are at same reduced temperature and same reduced volume, then they have same reduced pressure। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यदि दो रिड्यूस्ड पैरामीटर सेम है तो तीसरा भी सेम होगा, यदि नंबर ऑफ मोल सेम है तो। ये समझ में आ रहा है? यदि नंबर ऑफ मोल सेम है और दो रिड्यूस्ड पैरामीटर सेम है तो तीसरा भी सेम होगा, इसका मतलब यही है, यानी वो करस्पॉन्डिंग स्टेट्स में है, एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब बस इतना ही है। डजंट मेक मच सेंस बट दिस इज हाउ इट इज। राइट इट डाउन देन। रिटन एवरीवन, क्वेश्चन करना है इसके ऊपर एक, ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन करा लेता हूं मैं। देखो तुम्हारे पास एक मोल है गैस के लिए, रुक जाऊं? ठीक है, रुक जाता हूं। डन? ओके, अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, यू हैव 1 मोल ऑफ गैस। आज रिड्यूस्ड प्रेशर मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, बताया तो था, P अपॉन PC, यानी प्रेशर ऑफ गिवन गैस अपॉन क्रिटिकल प्रेशर। जो गिवन गैस का प्रेशर है ना, उसको क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड कर दो। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ ना मैं सिद्धेश, यार थोड़ा सा रुको तो सही भाई, क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ मैं। इक्वेशन मतलब क्या पूछना चाह रहे हो तुम? अनम्यूट करके बोलो, इक्वेशन तो मैंने लिख ही दिया ना, वो तो लिखने का तरीका है उस तरह से। दिस इज हाउ इट इज रिटन, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। कुछ लोग राइट हैंड से लिखते हैं, कुछ लोग लेफ्ट से लिखते हैं, सबका अपना अपना पसंद है, राइट? तो अब यदि n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे लिखा है कि t रिड्यूस्ड 3 है, ठीक है, एंड v रिड्यूस्ड 10 है। अब PC दे रखा है आपका 42 ATM, देन कैलकुलेट, क्वेश्चन है ये, देन कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ गैस। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो निकालो इसको।
34.3. हाँ, anybody else? Nanesh, your answer is correct. Answer is 34.4 actually. थर्टी थ्री पॉइंट फोर, वही 33.4 जो आया आपका आंसर सही है. 33.4 is fine. How many of you got that? 33.4, 33.35, जो भी है कैलकुलेशन उसके हिसाब से आ गया, तो दैट इज करेक्ट. देखो करना क्या है, आपके पास रिलेशन यही है ना, p reduced plus 3 by v reduced का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3v reduced minus 1 is equal to 8t reduced. ठीक है. अब आपके पास p reduced क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, p reduced नहीं दिया. v reduced आपको 10 दे रखा है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा 3 into 10 minus 1, और t reduced आपको दे रखा है 3, तो p reduced निकल जाएगा ना इससे, तो एवरीडी p reduced निकल जाएगा. तो p क्या होगा, p reduced into pc, और pc आपको दे रखा है क्वेश्चन में, pc आपको 42 दे रखा है, तो निकाल लो, खत्म कहानी, यहीं पे आ जाएगा आंसर आपका. कोई दिक्कत है एवरीडी? क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, तो अब देखो गैस स्टेट में कुछ नहीं बचा हमारे पास कवर करने के लिए. कोई दिक्कत है इसमें किसी को? जो भी कैलकुलेशन में आ रहा है आंसर वही होगा. आंसर वैसे जो क्वेश्चन मैंने दिया उसका 33.49 है. मेथड तो यही है, कैलकुलेशन चेक कर लो. कैलकुलेशन सही करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा, क्यों नहीं आएगा. डन एवरीवन. 33.49 आया, वही है 33.49. कैलकुलेटर से करके देख लो. तो देखो दिस कवर्स गैसेस स्टेट. हमारा गैसेस स्टेट खत्म हो गया. तो हाउ वाज टॉपिक गैसेस स्टेट. ये जो तुम्हारा एम्प्टी होगा ना, उसमें गैसेस स्टेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. ये जो तुम्हारा एम्प्टी होने वाला है, इसमें गैसेस स्टेट के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे. तो ये चैप्टर तो तुम छोड़ सकते हो ही नहीं. ये तो पढ़ के जाना अच्छे से. ठीक है. ओके. तो बेसिकली देखो गैसेस स्टेट में अपने पास इस एमटी में जो पहले उसमें चैप्टर से कम क्वेश्चन आएंगे. हाँ मतलब बेसिकली जो तुम्हारे इधर हुए हैं ना वो ज्यादा आएंगे. मतलब गैसेस मतलब ये जैसे देखो रेडॉक्स है, वॉल्यूमेट्रिक है, ठीक है. फिर तुम्हारा ये आ जाएगा, क्या नाम है, आइडियल गैस, रियल गैस, ठीक है, केटीजी. इनमें ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इससे काफी क्वेश्चन आएंगे इस बार ये टॉपिक से. ठीक है. ओके. तो कोई स्पेसिफिक डाउट है टॉपिक का, या हम डायरेक्टली अब क्वेश्चंस करेंगे, फिर बताओ. अच्छा, हम लोग डिस्कशन सैटरडे को रखेंगे शाम में, चलेगा ना? बिकॉज अभी तो बुकलेट डिस्कशन नहीं हो पा रहा. सैटरडे शाम में रख लेंगे क्वेश्चंस के लिए. देख लो क्योंकि अपना एक्सरसाइज 1 तक तो हुआ है. और सैटरडे को टेस्ट है. किस चीज का टेस्ट है? सैटरडे को ही टेस्ट है क्या? हाँ तो फ्राइडे को रख लेंगे, फ्राइडे इवनिंग, चलेगा.
तो अभी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है? अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, चलेगा ना? फिर डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2, हाँ डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2 बाकी रह गया ना। एक्सरसाइज 2 अभी सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, न्यू चैप्टर नहीं करेंगे, अभी नया चैप्टर करें क्या अभी? अरे भाई क्वेश्चन करो कुछ कुछ। एक काम करो, पहले पिछले साल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है उससे भी, चलेगा ना? तो पेज आ जाओ 6.44 पे, पेज 6.44 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। क्वेश्चन 1 कीजिए, सब लोग ने कर लिया जेई मेन के सारे क्वेश्चन? जिन्होंने नहीं किया वो तो कीजिए कम से कम। मैंने क्वेश्चन तो नहीं कराए जेई मेन के, तुमने खुद से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम्म, आ गया सबका आंसर? एवरीडी सबका आंसर आया? अरे पीवी टू नाटी तो लगाना है। एवरीडी आंसर आया नहीं आया? इसमें वी रियल इक्वेशन का यूज करोगे? आइडियल गैस है भैया ये। अरे रियल गैस है क्या? कुछ भी चल रहा है क्या दिमाग में भाई? आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सबका आंसर आया नहीं आया? सरायु ठीक है। सबका आंसर आया या शुड आई हेल्प यू विद दिस? टेल मी। अरे मदद करूं या आ गया कुछ तो बोलो। आ गया? पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो, आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो टोटल मोल्स कितना आ गया, टोटल मोल्स आ गया 0.5 प्लस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं होनी चाहिए। प्रेशर जो तुम्हारा दिया है वो कितना दिया है? पीवी इक्वल टू एनआरटी में तुम प्रेशर देख लो 200 पास्कल है, वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब एसआर की, तो इस एनआरटी में एन ये आ गया और ये आर आ गया, इनटू टी कितना दे रखा है, टी तुम्हारा दे रखा है 1000। तो अब तो सॉल्व कर लो भाई। अच्छा कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे प्रेशर एट पास्कल में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो 25/3 यूज करो ना डायरेक्टली। 8/8.314 क्या जरूरत है? अच्छा आर के टर्म्स में ही लिखना है, तब तो और अच्छा है यार, आर के टर्म्स में ही लिखना है फिर तो। 200 इंटू 10 इज इक्वल टू आर, ये तो और मस्त है, कुछ नहीं करना था तुमको, चिल मारना था सिर्फ, ये तो और इजी है ना।
एवरीडी। अब तो और इजी है x निकालना। आगे बढ़ सकते हैं। एवरीडी आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे कुछ तो बोलो। ठीक है, अब ये ट्राई करो तो क्वेश्चन नंबर टू भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर टू इज वेरी इजी। इसका तो आंसर तुम देख के बता सकते हो, क्या होगा बताओ। एवरीडी, सॉरी, व्हाट इज द आंसर? आंसर बी है ना? अरे टू का आंसर तो सबका आ गया, ये तो बहुत आसान है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 करो, बाकी सब तो इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 ये ट्राई कीजिए। 8 एंड 10। 8 का आंसर क्या होगा? देखो, टीसी इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई बी, यानी ज्यादा आसानी से लिक्विफाई हो रहा है, यानी टीसी ज्यादा है, यानी ए ज्यादा होना चाहिए और बी कम होना चाहिए, यही ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ए ज्यादा होना चाहिए और बी कम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का सी, ये तो ऑब्वियस है ना, ये तो आसान है भैया, जिसका आंसर तो आपको देना चाहिए। कुछ क्वेश्चन करें एडवांस वाले। अच्छा, एक काम करो, 6.46 पेज पे आ जाओ और पैसेज 2 ट्राई करो। पैसेज 2। ठीक है। डन एवरीवन। 10th का सी और 11th का बी। ओके, सबका आंसर आ रहा है? देखो, ये प्रेशर है। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोकोरिक की बात अपन नहीं की है क्या एवरीबॉडी? आइसोबारिक मतलब प्रेशर सेम, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम, और आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम। ये के एल एम एन, ये है तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, के एल एन एम, सॉरी एम एन। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये पूछा गया है कि the succeeding operations that enable this transformation of states are। तो K to L पहला मान लो, ठीक है, दिस इज वन। दूसरा M to N, सॉरी है ना, K to L के बाद M to N है, मैंने गलती लिख दिया क्या? K to L एंड देन M to N, ऐसा, फिर बैक टू K। अरे ऐसा होना चाहिए भैया, इनको इस तरह से होना चाहिए।
कुछ प्रिंटिंग का है। तो अब देखो यहाँ पे सेम प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या क्या होगा बताओ एवरीबॉडी। सेम देखो, प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो अब देखो पहले केस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पी इंटू बी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। इज दैट क्लियर? के टू एल शुड बी हीटिंग। ये बात सबको चमक रही है या नहीं चमक रही है? आइसोकोरिक इज कांस्टेंट वॉल्यूम सिद्धेश, आइसोकोरिक इज कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो पी इंटू वी ओवरऑल एनआरटी तो बढ़ ही रहा है ना, तो हीटिंग ही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो एल टू एम जो है, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर कम हो रहा है, तो पी इंटू वी तो ओवरऑल कम होगा ना, यानी टेम्परेचर कम होगा, एनआरटी कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कूलिंग हुआ। दिक्कत है इसमें? एवरीबॉडी समझ में एल टू एम कूलिंग कैसे है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, एम टू एन क्या होगा, एम टू एन में फिर से ठंडा हो रहा है ना, फिर से देखो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो फिर पीवी कम हो रहा है यानी कि एनआरटी भी कम हो रहा है, तो कूलिंग हुआ फिर से। और एन टू के हम वापस चले जाएंगे, एन टू के हम वापस चले जाएंगे तो हीटिंग होगा ना। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार बढ़ रहा है ना पी इंटू वी। एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो ये बात तो चमकनी चाहिए तुम्हें कि क्या हो रहा है। 9th, ओके, आई विल कम टू 9th, डोंट वरी श्रेयस, आई विल कम टू 9th। और 11th तो ही क्या होगा ना, अभी दूसरा पैसेज भी दे देते हैं अभी करने के लिए, ठीक है, उसमें कर लेंगे साथ में। एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 11 तो सबका हो गया ना? अरे कुछ तो बोलो, 11th हुआ या नहीं हुआ? ये तो आसान है भाई, पता करना है कौन कौन से केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। देख लो कौन कौन से केस में कांस्टेंट है वॉल्यूम, के टू एल और एन टू के में कांस्टेंट है, दिख रहा है ना। 11th तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है 11th में? एवरीबॉडी किसी को 11th में डाउट है? ओके, अब अपन बात कर लेते हैं पैसेज वन की, पैसेज वन भी कर लेते हैं अपन। पैसेज वन ट्राई कीजिए एवरीबॉडी। तो 8 to 9, क्वेश्चन 8 to 9। ठीक है श्रेयस, सबको कर लेने दो। एट का तो सबका आंसर आ गया होगा एवरीबॉडी, 8 का आंसर आया सबका। 24 सेंटीमीटर की ट्यूब है, इस तरह के क्वेश्चन तो हमने करे ही है ना एवरीबॉडी। ये 24 सेंटीमीटर की ट्यूब है, तो इसमें आर एक्स अपॉन आर वाई जो होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 40/10 यानी 2। तो एक यदि डिस्टेंस x ट्रेवल करता है तो दूसरा 2x ट्रेवल करेगा, तो x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 24 है, तो x 8 सेंटीमीटर आएगा और 2x 16 सेंटीमीटर आएगा। इज दैट क्लियर? ये तो क्लियर है ना सबको? ओके, ओके, तो कैन आई स्क्रॉल डाउन एवरीवन?
एवरीवन कैन आई स्क्रॉल डाउन? ओके, क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। ओके होल्ड ऑन, ओके ठीक है। हो गया अमन? डन, ठीक है। अभी 9 पे आ जाता है। देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी, देखो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह का सिस्टम है अपने पास। इस पॉइंट पे डी पे ये लोग आके मिलते हैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखा क्या गया है कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द एस्टिमेट ऑब्टेन्ड यूजिंग ग्राहम्स लॉ। जो डी की वैल्यू आई, मतलब ये 16 आई ना अपनी, कितनी आई एवरीबॉडी? डी 16 आई ना एवरीबॉडी? 16 ही तो आई है, क्या आई है? 16 आई, हाँ। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी इज फाउंड टू बी स्मॉलर। तो अब देखो ये डी छोटा मिला, मान लो जैसे 14 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि कोलिजन पैरामीटर्स अलग। सी, यहाँ पे छोटा डिस्टेंस मिला है, इसका मतलब क्या है? इसके पास मीन फ्री पाथ कम है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा पड़ रहा है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो इसको ज्यादा कोलिजन मिल गया, जैसे इधर से जो निकला, एक्स निकला ना इधर से, जो भी है, सपोज इधर से एक्स ये आ रहा है, इधर से बी आ रहा है, तो ये कम दूर पहुंच पाया। एक्चुअली में रीजन क्या है इसकी? या तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो आंसर बोल सकते हैं कि इंक्रीज। इधर एक्स दिया है शायद, एक सेकंड को, किस तरफ एक्स दिया है? इस तरफ क्या एक्स है या वाई? एक बार चेक कर दो क्वेश्चन पढ़ के। इस तरफ एक्स या वाई है? चेक करो ना एक बार क्वेश्चन पढ़ के। एक्स है, हाँ, और इधर वाई है ना, ठीक है। तो अब इसका मतलब एक्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई होगी वाई के हिसाब से। इज दैट क्लियर? ये पॉसिबिलिटी तो ठीक है ना कि एक्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई होगी, ज्यादा कोलाइड कर गया तो नहीं पहुंच पाया वहां पे, ठीक है। जैसे मान लो तुम यहाँ से जा रहे हो, सड़क, घर से निकल रहे हो, अब बाद में तुम्हारा गाड़ी टकरा गया दीवार से, तो कोलिजन तुम्हारे ज्यादा हो गए, तो तुम नहीं पहुंच पाओगे, तुमको थोड़ा डिले होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारा? जब कोलिजन ज्यादा होगा तुम्हारा मीन फ्री पाथ कम होगा, राइट? तो लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स तो नहीं हो सकता, लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ वाई भी नहीं हो सकता, स्मॉलर मीन फ्री पाथ ऑफ एक्स हो सकता है। तो यहाँ दो रीजन हो सकते हैं, स्मॉलर मीन फ्री पाथ फॉर एक्स, और दूसरा रीजन हो सकता है लार्जर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दोनों रीजन पॉसिबल हैं। तो अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए? जो दिख रहा है बी, लार्जर मीन फ्री पाथ ऑफ वाई एज कंपेयर टू एक्स। वाई का मीन फ्री पाथ ज्यादा बड़ा है। देखो एक्चुअली में मीन फ्री पाथ बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, कोलिजन डायमीटर पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? मीन, देखो मीन फ्री पाथ जो है ना वो कोलिजन डायमीटर पे डिपेंड करता है। डायमीटर सेम दिया है क्या? डायमीटर कहाँ दिया है? अच्छा, assume x to y to have equal molecular diameters and assume ideal behavior to the inert gas, ठीक है। हाँ, यदि इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर दिया है तब आंसर क्या क्या हो सकता है? तब आंसर हो सकता है कि तो स्मॉलर मीन फ्री पाथ है एक्स का और लार्जर कोलिजन फ्रीक्वेंसी है एक्स का, दोनों रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकता है। बी भी हो सकता है बट बेस्ट आंसर तो सी है, क्योंकि डी है, सॉरी, क्योंकि इसमें लिखा है इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स विद द इनर्ट गैस एज कंपेयर्ड टू द वाई विद द इनर्ट गैस। एक और चीज समझने की कोशिश करो, जब हम मीन फ्री पाथ निकालते हैं ना, एक और चीज, बी उतना सही नहीं है, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जब हम मीन फ्री पाथ निकालते हैं, सुन लो, क्योंकि यहाँ पर बीच में इनर्ट गैस है ना, उससे टकरा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यहाँ पे जब हम कोलिजन मीन फ्री पाथ निकालते हैं ना, तो एक्स का एक्स के साथ निकालते हैं और वाई का वाई के साथ निकालते हैं। यहाँ कोलिजन इनर्ट गैस के साथ हो रहा है, ये भी तो देखो। ये समझ में आ रहा है?
इस वजह से भी हम बी को उतना बेहतर आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि जब हम कोलिजन मतलब मीन फ्री पाथ निकालते थे ना, तो एक्स के साथ ही टकराते थे और वाई को वाई के साथ ही टकराते थे। यहाँ पे दोनों कोलिजन इनर्ट गैस के साथ हो रहे हैं, इसीलिए भी हम बी को एक बेहतर रीजन ना बता करके डी को आंसर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ टकरा तो यहाँ पर इनर्ट गैस के साथ रहा है ना, एक्स एक्स के साथ टकरा नहीं रहा है, एक्स इज एक्चुअली कोलाइडिंग विद द इनर्ट गैस। इज दैट क्लियर? डी में तो कोलिजन की बात हो रही है ना, लेकिन डी में कोलिजन की बात इनर्ट गैस के साथ हो रही है, ये तो समझो, जो कि एक्चुअल में रीजन है। डी में कोलिजन की बात इनर्ट गैस से हो रही है, तो वो ज्यादा बेहतर रीजन हुआ। ठीक है एवरीबॉडी, और क्वेश्चन करना है? एक दो तीन चार, तीन चार और कर लो, चलेगा? नो? क्यों भाई, क्वेश्चन करने में क्या हो जाता है? 11th क्वेश्चन समझाऊं मैं? अरे भैया 11th क्वेश्चन, अरे भाई सिद्धेश 11th में देख लो ना यार, कौन कौन सा लाइन प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। एवरीबॉडी, सिद्धेश देख लो कि कौन कौन सा प्रेशर एक्सिस के पैरेलल, सॉरी हाँ, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। आइसोकोरिक बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? एक दो क्वेश्चन करने की इच्छा है या फिर नहीं है? अरे एक दो कर लो भाई, नहीं है? अच्छा एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो एडवांस के एग्जाम का एक ब्यूटी होता है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिखेगा। एवरीडी क्वेश्चन नंबर 13 एक बार ट्राई कीजिए। एवरीडी ट्राई प्लीज क्वेश्चन नंबर 13। आर यू ट्राइंग 13 एवरीबॉडी? ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ओके okay. डी ब्रॉगली, अब देखो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस गैस स्टेट दोनों आ गए, राइट? तो एडवांस वाले करते क्या है, कई बार क्या होता है ना, एक पेपर में 15 क्वेश्चन पूछने होते हैं और उनके पास 30 चैप्टर होते हैं, तो क्या करेंगे बताओ? केमिस्ट्री में 11 12 मिला करके 30 चैप्टर होते हैं और उनके पास क्वेश्चंस पूछने होते हैं 15, तो वो मिक्स कर देते हैं दो तीन चैप्टर का एक साथ, तो उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हें मिला है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैस स्टेट के ऊपर है। आंसर आया सबका? 5 आ गया सिद्धांत? देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता था याद है? h/p होता था, है ना? तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता था, और काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है, 3/2 kT है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 3/2 kT लिख दो, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर एम के टी आएगा, 3 m kT, ऐसा लिख देते हैं, एक सेकंड ना। ठीक है, तो अब के तो सेम है, तो λ1/λ2 इज इक्वल टू m2 t2 अपॉन m1 t1, यही आ गया ना एवरीडी? तो अब इसको सॉल्व करो। आ गया सबका आंसर?
5 आएगा ना, देख लो 5 5 से जा रहा है तो 5 स्क्वायर का अंडर रूट 5 है। क्वेश्चन तो आसान ही है, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है। एवरीडी क्वेश्चन तो आसान ही है। 9:30 बजे तक करते हैं जितने होते हैं, चलेगा 9:30 तक, या दिमाग हीट हो गया इतने जल्दी? अरे तुम्हें क्वेश्चन करने चाहिए इसके प्रैक्टिस, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे गैसेस स्टेट में क्वेश्चंस की इस बार एमटी में भी काफी आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो सेम पेज पे। हाँ फ्राइडे को होगा डाउट डिस्कस, एक्सरसाइज 2 करेंगे और ये करेंगे। एक्सरसाइज 2 ही तो बचा है अपना, बाकी सब तो ही गया है ना। एक्सरसाइज 2 बचा है, और क्या बचा है, और कुछ बचा है क्या? 3 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3, यार एक्सरसाइज 3 तो कर रहे हैं अभी हम लोग। एक्सरसाइज 3 कुछ अलग से थोड़ी है। एक्सरसाइज 3 एक सेकंड ना, हाँ एक्सरसाइज 2 और 3 बचा है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 और 3, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 और 3, एक्सरसाइज 2 और 2 और एक्सरसाइज 3। इसका आंसर आ गया सबको? एवरीडी इसका आंसर आया सबका, ए बी सी सबका, या नहीं आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो इसमें। ए बी कैसे आया? ठीक है सिद्धेश, एक्सप्लेन करते हैं तो देखो। ठीक है, ये गैफ ग्राफ है, ठीक है। अब प्लॉट 1 इज एप्लीकेबल, देखो प्लॉट 1 इज एप्लीकेबल, करेक्ट पूछ रहा है, प्रोवाइडेड ए कांस्टेंट। देखो ये तो सही है ना, ए वाला तो सही होगा जब ए 0 होता है। तो तुम्हें क्या मिलता है, थ्योरी याद करो यार, z लिखते हैं 1 + pb/t, तो यही तो कहानी थी, एक बार नोट देखोगे तो तुमको मिल जाएगा ये तो सही है ना। अब बी की बात कर लेते हैं, प्लॉट बी इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड वॉल्यूम कांस्टेंट बी इज नेग्लिजिबल, ये भी सही है, बी को 0 कर लो, z क्या था 1 - a/v/t, तो ये सही है ना ये भी। एक बार नोट देखो तो स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिलेगा, b = 0 कर दो तुम्हें ये मिल जाएगा 1 - a/v/t, तो a b तो सही है ही। अब सी की बात बोल देते हैं कि यहाँ पर तभी लगता है जब ए और बी दोनों एप्लीकेबल है, तो सी वाली भी सही है बात। प्लॉट 4, प्लॉट 3 इज एप्लीकेबल, हाँ प्लॉट 3 सॉरी, प्लॉट 3 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड, हाँ ये रियल आइडल गैस के लिए हो जाएगा ना। प्लॉट 4 इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ गैस इज मच ग्रेटर, ऐसा तो नहीं है, ये प्लॉट 4 तो हर जगह, अरे प्लॉट 4 लिखा है कि इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ गैस इज मच ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे चला जाएगा ना ये तो, ऐसा है क्या? प्लॉट 4 तो ऐसा नहीं है ना, मच हायर देन क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा तो कुछ कंडीशन नहीं है भाई, ऐसा है क्या? यदि मच हायर देन क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा तो आइडियल गैस ही बिहेवियर शो करेगा ना वो, तो ए बी सी आंसर है। ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला है? अरे फॉर्मूला तो यही होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो यही होता है ना, h/p, लैम्डा इक्वल टू h/p, यही होता है फॉर्मूला, और कुछ तो नहीं होता इसमें। क्लियर है भावेश? अरे तो उसको तो मैंने कन्वर्ट किया था अलग अलग फॉर्म्स में, मेन फॉर्मूला तो ये होता है ना, लैम्डा इक्वल टू h/p।
जितने फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इच्छा है तुम्हारी, श्रद्धा है। फॉर्मूला लिखवाए होंगे बहुत सारे, कन्वर्ट कर दिए होंगे, बट यही होता है ना मेन फॉर्मूला। ठीक है भावेश? आगे बढ़ जाते हैं। ये लिखना है क्या किसी को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कीजिए। सेवन, हाँ सही है सिद्धांत तुम्हारा आंसर, वेरी गुड। बाकी लोग का आंसर आया? नहीं आया? ओके। देखो एक तुम्हारे पास क्या लिखा है, इवैक्यूएटेड वेसल मतलब समझते हो? इवैक्यूएटेड मतलब क्या होता है? खाली, एवरीथिंग। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है? खाली। तो ऐसा वेसल जो खाली है, उसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है, इस तरह से कुछ। देयर इज अ इवैक्यूएटेड वेसल व्हिच हैज अ मूवेबल पिस्टन, ठीक है? इट हैज अ मूवेबल पिस्टन। एक इवैक्यूएटेड वेसल है जिसके अंदर मूवेबल पिस्टन है, जिसका एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। इसमें क्या किया गया है? इसमें डाल दिया गया है 0.1 मोल हीलियम, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एक्स विच इज अननोन कंपाउंड, ठीक है, जिसका आपको वेपर प्रेशर दे रखा है 0.68 एटीएम। तो इसका वेपर प्रेशर 0.32 एटीएम होगा, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा एवरीबॉडी। टोटल 1 एटीएम है, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर तो बराबर होगा ना। एक्सटर्नल यदि 1 लग रहा है तो इंटरनल भी तो 1 लगेगा ही। तो जब टोटल इंटरनल 1 है तो ये 0.68 है, तो ये 0.32 ही होना चाहिए। इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी? तो अब पीवी इक्वल टू एनआरटी इसके लिए तो नहीं लगाएंगे ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी तो इसके लिए ही लगाएंगे। तो ये हो गया पी, और इनटू वी निकालना है ना हमें, वी। एन देख लो क्या है, 0.1, आर तुम्हारा 1/12, और टेम्परेचर कितना है 273। देखो कितना आता है, वी के लिए सॉल्व करो एवरीबॉडी, वी के लिए सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर तो लेता ही है ना वेपर प्रेशर, ये तो वेपर लिखा है ना भाई, यहाँ लिखा है इट इज वेपर, तो इसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी तो हम लगा नहीं सकते ना। अरे हमने पढ़ा था ना, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। याद आ रहा है कुछ? तो बस अब लगाओ, बताओ आंसर कितना आता है। 7 आया ना? हाँ हीलियम के लगाओगे। ठीक है एवरीबॉडी, और क्वेश्चन करोगे या काफी हो गया आज के लिए? और नहीं करोगे?
वेपर प्रेशर वाला रिपीट करूं? देखो वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट क्या है, वेपर के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते नहीं है। ये सबको समझ में आ रहा है? वेपर के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगाते। इज दैट क्लियर एवरीडी? वेपर और गैस अलग अलग चीज है ना, तो वेपर के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लगाते नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाएंगे, तो इसके लिए हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया और आंसर अपना आ गया। कोई डाउट है इसमें? ओके फाइन, लिख लिया इसको सबने? वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस का थोड़ी दिया है, अननोन कंपाउंड दिया है जिसका वेपर प्रेशर दिया है। ठीक है, मॉड्यूल 2 और 3 एक्सरसाइज डिस्कस होगा। एवरीडी, अननोन कंपाउंड दिया, गैस कहाँ है वो, उसका वेपर प्रेशर लिखा है। ये सबने लिख लिया एवरीडी? इसमें किसी को डाउट है? ओके ओके फाइन देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना, और अच्छा कीजिए टेस्ट में। चलो फिर गुड बाय।